हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सम ग्रेट टिप्स फॉर राइटिंग ए गुड ब्लॉग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि आपको एक अच्छा खासा ब्लॉग पोस्ट लिखने में आपकी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहना ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। गाइस, तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली ब्लॉग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस वजह से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्टिंग में बताना चाहता हूं कि अगर आप एक ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको एक अच्छी खासी होस्टिंग की जरूरत होगी। तो अभी फिलहाल बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाते हो तो एक अच्छा खासा भारी डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, वो भी ब्लू होस्ट होस्टिंग में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और बाकी अगर आपको एक डिजिटल मार्केटिंग टूल चाहिए, मतलब एक कीवर्ड टूल चाहिए, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो वहां पर उसका भी डिस्काउंट लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसे इजीली परचेस कर सकते हो, होस्टिंग और टूल को भी। जो भी आप चाहे वो परचेस कर। अगर आपको टूल नहीं चाहिए तो आप होस्टिंग परचेस करते हो, क्योंकि होस्टिंग तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम मेन बात पे आते हैं। तो गाइस, अब यहाँ पर हमारा टॉपिक ये है कि हमें कुछ मतलब हम जब भी कोई ब्लॉग लिखते हैं तो उस ब्लॉग को हमें इतना अट्रैक्टिव तरीके से लिखना होता है ताकि वो हमारा जो मेहनत है वो वेस्ट ना जाए। क्योंकि एक टॉपिक पे ब्लॉग हम एक ही बार लिखेंगे, कम से कम उस साल में तो एक ही बार लिखेंगे। चीजें अपडेट होगी तो अपन दोबारा लिखते हैं, लेकिन अगर कोई नई चीज नहीं आती तो हम उसे एक साल में बार बार तो नहीं लिख सकते। तो जो पहली बार जब हम लिखते हैं हमें इतना अच्छे तरीके से लिखना होता है ताकि वो हमारे लिए इफेक्टिव हो। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात यह है कि जब भी ब्लॉग लिखते हो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, हम हमारे लिए नहीं लिख रहे, हम हमारे यूजर्स के लिए लिख रहे हैं। तो अब यूजर्स के पर्सपेक्टिव से हमें कैसा लिखना है वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब भी आप एक ब्लॉग पोस्ट लिखने वाले हो आपको चाहिए एक अच्छा सा टॉपिक, एक अच्छा सा टॉपिक जो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करे। ठीक है, अब कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, दुनिया में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती है जो काफी लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन मेन चीज ये है कि हमें वैल्यू प्रोवाइड करवाना है लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ सिखाओ, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ वैल्यू प्रोवाइड करो। किसी भी तरह से वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, उस वजह से वैल्यू आप प्रोवाइड करो। तो ऐसे में आपको चाहिए एक अच्छा सा टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टॉपिक ढूंढना पड़ता है, एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो कि वैल्यू प्रोवाइड करे। तो एक बार जब आपको वो टॉपिक मिल जाए तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक अच्छा सा टॉपिक, आप वो भी आपके नीश में हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नीश के बाहर जाके जब आप काम करते हो तो आपके जो वेबसाइट की जो रेलिवेंसी है या फिर आपके यूट्यूब चैनल की रेलिवेंसी है, जो कुछ भी रहता है, आप चाहे यूट्यूब चैनल पे काम करो चाहे ब्लॉग पे काम कर रहे हो, एक रेलिवेंसी रहती है। वो रेलिवेंसी आती है एक ही नीश पे काम करने से। ठीक है, जितना रेलिवेंट आपका ब्लॉग होगा, कंप्लीट मैं ब्लॉग पोस्ट की बात करें, कंप्लीट ब्लॉग जितना आपका रेलिवेंट रहेगा उतने ही आपके पोस्ट जल्दी रैंक होंगे, जल्दी इंडेक्स होंगे। ठीक है, तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। तो नीश के अंदर ही एक अच्छा सा टॉपिक आपको ढूंढ लेना है। अब आपको मिल गया टॉपिक, तो आप आ जाते हो अब सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप में आपको देखना है कि आपका जो भी टॉपिक पे आप ब्लॉग लिखने वाले हो उसके बारे में आपको रिसर्च करना है। अब गाइस, बहुत सुनी होगी आपने ये बातें रिसर्च वाली, मैं पहला इंसान नहीं होऊंगा जो आपको ये बात बता रहा हूँ। लेकिन गाइस, रिसर्च करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ नया लेकर आओ। ठीक है, अब अगर मान लो कि जैसे मान लो कि कैसे एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं उस पर आप एक ब्लॉग लिख रहे हो, वेबसाइट जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। अब मैं नया ब्लॉग लिख रहा हूं तो मैं कोई नया तरीके से तो नहीं बनाने वाला ना, मैं भी वही करने वाला हूँ। या तो PHP बनाऊंगा या फिर ASP.NET बनाऊंगा या फिर वर्डप्रेस पे बनाऊंगा, ड्रूपाल या मजेंटो, जिस पे जब मुझे बनाना होगा उस पर बनाऊंगा, लेकिन बनाने का तरीका तो सब सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसे में आप कुछ नया तो लेकर नहीं आ सकते हो, लेकिन ऐसे फिर भी आप रिसर्च करके कुछ नया इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ब्लॉगर ऐसा नहीं होगा जो हर चीज को कवर करता हो। ठीक है, अगर आप इतना भी रिसर्च कर लो तब भी कुछ ना कुछ तो आपसे भी मिस हो ही जाएगा। तो वैसे ही हर जो ब्लॉगर है, आप लोगों के ब्लॉग्स पढ़ो, आप देखो कि उसके अंदर क्या मिसिंग है। ठीक है, कोई ऐसी चीज होगी जो एक बंदा मिस करता है दूसरा कवर करता है, दूसरा जो कवर कर लेता है वो पहला वाला मिस कर देता है, पहला वाला जो मिस करता है दूसरा वाला कवर। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई ना, आप 4-5 ब्लॉग पढ़ोगे आपको इतने डिटेल्स मिल जाएंगे जो बाकियों के ब्लॉग में कमी हो। तो अब आपको पता चल गया कि अब आपको क्या लिखना है, आपको किस तरह का ब्लॉग लिखना है। जो दूसरों ने मिस किया वो आप मिस मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बात तो सब बताते हैं कि जो दूसरों ने मिस किया वो आपको फिल करना है, ये सब बातें सब जने बताते हैं, वो तो आपको करना ही है। लेकिन ये भी सब जने करते हैं, तो आप क्या नया कर सकते हो। ठीक है, नया यहाँ पर ये करना है आपको कि आपने जो जो मिसिंग चीजें थी वो तो आपने बता दी। अब जो कुछ भी आप बता रहे हो इजी लैंग्वेज में बताओ। जैसे आप बात कर रहे हो, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से अगर लिख पाऊँ ना तो लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
अब मैंने जितने भी ब्लॉग्स पढ़े हैं, काफी सारे लोगों के मैंने ब्लॉग्स पढ़े हैं, अगर एक दो गिने चुने लोगों के अगर ब्लॉग्स को मैं अगर छोड़ दूं तो बाकी सारे लोगों ने जो ब्लॉग लिखा है ना, समझ नहीं आता किसके लिए लिखा है। ठीक है, वो पढ़ के ऐसा लगता है कि यार इसने आधी चीजें तो मतलब ऐसे लिया। ठीक है, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े हैं, मुझे समझ में आ जाता है कि उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन वो एक फ्रेंडली लैंग्वेज, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज नहीं होता। वो इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को लिखते हैं, ठीक है, जो इजी वर्ड होते हैं उन इजी वर्ड्स के लिए भी वो टिपिकल वर्ड्स लेकर आते हैं। अपने ब्लॉग को ज्यादा प्रोफेशनल दिखाने के चक्कर में वो यूजर फ्रेंडली ही फिर नहीं रहता है। तो ऐसे ठीक है, उनके ब्लॉग्स रैंक करते होंगे, सारी बातें अलग है, लेकिन जो यूजर को जो पढ़ के जल्दी समझ आता हो ना, हमें उस तरीके से लिखना है। तो कहने का मतलब, जिस तरीके से अपन बात करते हैं अपने घर में अपने फ्रेंड से, जिस तरीके से बात करते हैं, उनको अगर कुछ समझाना हो तो हम कैसे समझाएंगे। ठीक है, इतने नॉर्मल तरीके से आपको लिखना है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज नहीं करना है। अगर इजी वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो वहां पर आपको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स ढूंढ के नहीं करना है। लोग कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो अपने आर्टिकल को सिर्फ और सिर्फ यूनिक बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कंप्लीटली यूनिक बनाने के लिए वो किसी और का आर्टिकल पढ़ते हैं, उनके कोई वर्ड्स का सिनोनिम ढूंढते हैं, सिनोनिम बहुत टिपिकल रहता है तो टिपिकल ऐड कर देते हैं और उनका यूनिक हो जाता है, और उनका काम तो बन जाता है, लेकिन जो यूजर्स उसको पढ़ते हैं ना, उनका काम नहीं बनता है। ठीक है, तो आपको लिखना है जिस तरीके से आप बात करते हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। आपने सबसे पहले अपना टॉपिक ढूंढा, आपने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद आपने उसको सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट किया, और जो चीजें, रिसर्च का मतलब है कि जो लोगों ने मिस कर दिया वो आपको ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है उसको एक सिंपल लैंग्वेज में लिखना है जो कि लोग इजीली समझ पाए। ठीक है, जो लोग आपसे कुछ सीखने आ रहे होते हैं ना, उनको नहीं पता होता इसलिए वो सीखने आ रहे होते हैं, तो उन लोगों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स दिखा दिखा के डराना नहीं है, हमें उनको सिखाना है, हमें उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये सब जब कुछ हो जाए तो अब आपको अपनी प्लानिंग करनी है। मतलब अब आप एक ब्लॉग पोस्ट लिखने वाले हो तो आपके पास एक रफ आइडिया होना चाहिए। आपको उन टॉपिक्स को अपने एक रफली लिखना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, तो वो टॉपिक्स आप कवर करो। फिर उन हर एक टॉपिक का अच्छा खासा हेडलाइंस बनाओ, क्योंकि एसईओ की बात तो हम आगे करेंगे ही, तो एसईओ के अंदर भी आपको हेडलाइंस तो चाहिए होता है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, जो भी अब हेडिंग 6 तक होता है, आपको जो भी हेडलाइन, मतलब अब जरूरी नहीं है कि आप हेडिंग 6 तक जाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको हेडर टैग्स वगैरह H1 टैग होना चाहिए, H2 टैग होना चाहिए, H3 टैग तो आपको होना ही चाहिए। उसके नीचे आप जाओ नहीं जाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना तो आपके ब्लॉग पोस्ट के पेज पे होना ही चाहिए। तो इन सब के लिए आपको हेडिंग्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस हेडिंग का आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रखना H1 टैग जो होता है वो एक ही बार लिखते हैं, H2 टैग आपको मल्टीपल टाइम आप यूज कर सकते हो, लेकिन H1 टैग एक ही होता है एक पेज पे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो उसके लिए आपको अलग अलग हेडिंग्स बनानी है। आपने सिंपल वर्ड्स में टॉपिक्स तो लिख दिए, अब उस टॉपिक को आप डायरेक्टली ऐसे लिखो, आपको एक हेडिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक हेडिंग बनाओ अच्छे, और उसके बाद उसके अंदर आपको कंटेंट लिखना है। तो ये हेडिंग्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और जब हेडिंग बन जाए तो आपको इतने हेडिंग्स बनाने हैं कि आप कम से कम, ये आपका फोर्थ स्टेप है, कंटेंट लिखते टाइम आप ध्यान रखना कम से कम 1980 वर्ड्स का आपका आर्टिकल होना चाहिए। अब गाइस, इसका मतलब ये नहीं कि सारे आर्टिकल आपको 1980 वर्ड्स का लिखना, अगर पॉसिबल हो पा रहा हो तो लिखना है। ठीक है, अब अगर मान लो कि नींबू पानी कैसे बनाते हैं, अब इस नींबू पानी कैसे बनाते हैं उसका आर्टिकल को आप 1980 वर्ड्स में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, इतना कोई पढ़ेगा भी नहीं। तो नींबू पानी तो 2 स्टेप में बन जाता है, तो वो 2 स्टेप लिखना है, लेकिन जहां पॉसिबल है वहां आपको 1980 वर्ड्स का आपको लिखना है। ठीक है, अब ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ। दुनिया के जो सबसे बड़े डिजिटल मार्केटर है ब्रायन डीन, उन्होंने ये बात बोली है कि जब उन्होंने 1980 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है तब उनके आर्टिकल्स ज्यादा अच्छे से रैंक हुए। ठीक है, गूगल को भी लंबे आर्टिकल्स, यूनिक आर्टिकल्स पसंद होते हैं, छोटे छोटे उनको पसंद नहीं होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जितना अगर हमारा पूरा आर्टिकल होगा तो उसमें क्या मजा आएगा, लंबा आर्टिकल होना चाहिए। लंबे आर्टिकल में क्या होता है, लोग ज्यादा देर तक उसको पढ़ते हैं, ज्यादा हमारा बाउंस रेट कम होता है, जिससे हमारी रैंकिंग बढ़ती है। ठीक है, अब सिर्फ इतना लंबे आर्टिकल लिखने से ये सारी चीजें नहीं होती है, आगे मैं बताऊंगा और क्या क्या चीजें हमें करनी होती है, लेकिन लंबा आर्टिकल एक पहला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो हमें कम से कम, वो तो हमें करना ही करना है। ठीक है, तो लंबे आर्टिकल के लिए आपको इतने सारे हेडिंग्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख दोगे कोई नहीं पढ़ेगा उसको। आप अलग अलग सब टॉपिक्स के अंदर अंदर आपको जहां बोल्ड करना है वहां बोल्ड करो, जहां इटैलिक करना है इटैलिक करो, अंडरलाइन करो, क्योंकि ये सारी चीजें होती है, अलग अलग टैग्स होते हैं। हमको लगता है ये करने से क्या हो जाएगा, लेकिन गूगल ये टैग्स पढ़ पाता है। ठीक है, गूगल को उसके अंदर पड़ी हुई इमेजेस नहीं दिखती है, गूगल को उस इमेजेस के अंदर के ऑल्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं वो दिखते हैं। खैर वो हम एक बार बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको जहां बोल्ड करना है वहां बोल्ड करना है, जहां इटैलिक करना है इटैलिक करना है, क्योंकि जब आप इटैलिक करोगे तो वो हो जाएगा एक टैग बन जाएगा वो।
ठीक है। बोल्ड टैग एक बी टैग होता है, इटैलिक का आई टैग होता है, अंडरलाइन का यू टैग होता है। मतलब ये जो टैग्स होते हैं ये गूगल को दिखते हैं और गूगल इन चीज़ों को अलग से नोट करता है। तो इसके अंदर अगर हमारे मेन कीवर्ड्स को अगर इसके अंदर हम डाल देते हैं तो रैंक होने के चांसेस हमारे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जो मेन कीवर्ड्स हैं उन्हें हम हेडर में भी हमें रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। और पैराग्राफ कभी भी 5 लाइन से ज़्यादा मत रखना, क्योंकि 5 लाइन से ज़्यादा का अगर हमारा पैराग्राफ हो तो लोग बोर हो जाएंगे। 5 लाइन पढ़ने के बाद वो लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो 5 लाइन से ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं रखना है। पैराग्राफ की गिनती बढ़ाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि पैराग्राफ्स मतलब ज्यादा पैराग्राफ्स मत रखो, मैं कह रहा हूँ पैराग्राफ तो बनाओ, जितने पैराग्राफ बना सकते हो बनाओ, लेकिन सब टॉपिक्स के अंदर, ताकि लोग बोर ना हो। 5 लाइन से ज्यादा पढ़ते ही बोर हो जाते हैं। तो छठा लाइन एक नए टॉपिक के साथ शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान, मतलब नए टॉपिक मतलब सब टॉपिक के साथ शुरू होना चाहिए। तो इस चीज पर आपको फोकस करना है। तो इतना सब कुछ करने के बाद मतलब 1980 वर्ड्स का कंटेंट अब आपने लिख लिया मान लो, तो अब और क्या करना है? ये तो सब जने करते हैं, क्योंकि सबको पता है। अगर जिन लोगों ने ब्रांडिंग के आर्टिकल्स रेगुलर पढ़ते होंगे उन सबको ये सारी चीजें पता है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी कहा था, कीवर्ड्स वगैरह ढूंढने के लिए आप कीवर्ड टूल का यूज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अब ये सारी चीजें करने के बाद अब आपको कुछ करने होते मतलब इमेजेस का यूज करना है। ये आपका 6th पॉइंट है जहाँ पे आपको इमेजेस का यूज करना है। अब गाइस इमेजेस भी बहुत तरीके की होती है, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ पिक्सबे जैसी काफी सारी साइट्स होती है जहां पर हमें कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाती है, हम उसको डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इमेजेस बीच बीच में आता अच्छा लगता है, लेकिन गाइस इमेजेस ऐसे होने चाहिए जो बात करें, जो यूजर सामने जो हमारे ब्लॉग को पढ़ रहे होते हैं उनसे बात करें, ऐसे इमेजेस होनी चाहिए। कहने का मतलब उस इमेजेस के अंदर सिर्फ एक इमेज नहीं होना चाहिए, वो इमेज हमारे साथ मतलब एक तरीके से ना हम कम्युनिकेट करनी चाहिए। वो जो इमेज होती है वो हमसे कम्युनिकेट करे, इस तरीके की इमेज होनी चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि कम्युनिकेट करने वाली इमेजेस होती है इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। हो सके जितना इन्फोग्राफिक्स का यूज करो। आप इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो कैनवा का यूज करके, मैंने कैनवा का एक वीडियो अलग से बना रखा है अपने चैनल पे, आप जाके वो चेक कर सकते हो। तो आप इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो। इन्फोग्राफिक्स को अगर आप अपने वो जो ब्लॉग पोस्ट होते हैं उसमें ऐड करते हो तो बहुत मजा आएगा लोगों को उसे पढ़ने में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है इन्फोग्राफिक्स। तो वो चीज आप यूज कर सकते हो अपने ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। बाकी दूसरे इमेजेस भी यूज कर सकते हो, जो चीजें जो मैसेज को कन्वे करे ऐसे इमेजेस को आप यूज कर सकते हो। उसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्फोग्राफिक्स ही, लेकिन एक ऐसा नहीं है कि आपने एक इमेज डाउनलोड किया जो उससे रिलेटेड था, आपने उसको एज इट इज अपलोड कर दिया। बहुत से लोग करते हैं यार, पिक्सबे के अंदर जो भी फ्री इमेजेस होती है ना सब यूज करते हैं। हमारे अंदर कोई यूनिक चीज कहाँ से आई? तो हम हो सके जितना फोटोशॉप से अपनी खुद की इमेजेस बनाओ, ऐसे इमेजेस में बनाओ जो आपके कंटेंट को कन्वे करे, आपके मैसेज को कन्वे करे, ठीक है। इस तरीके की इमेजेस होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये सब एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब इससे भी ऊपर जा चुकी है चीजें, पहले इतना करना सफिशिएंट था, ठीक है। तो ये 6th पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका। अब जो 7th पॉइंट आते हैं, आज के डेट में लोग वीडियोस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखो YouTube पे वीडियो बनाना तो बोलते हैं कि YouTube चैनल एक अलग से चलता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप अपने वेब पेज के अंदर यानी कि अपना जो ब्लॉग पोस्ट होता है आपका, जहां आप इमेज यूज करते हो, वहां पे चाहो तो आप YouTube पे एक वीडियो बना के उसे एम्बेड भी कर सकते हो। इससे होगा ये कि वो वीडियो खत्म होने तक आपके पेज पर वो बंदा यूजर रहेगा, और वो बंदा जब तक आपके पेज पर रहेगा उतना ही ज्यादा आपको ऑडियंस रिटेंशन मिलेगी। आपके वेब, ऐसा नहीं कि ऑडियंस रिटेंशन सिर्फ वीडियोस में होता है, आपके ब्लॉग पोस्ट के पेज पर भी ऑडियंस रिटेंशन होता है। जितना ज्यादा रहेगा वो रैंक ब्रेन एल्गोरिथम वहां पे काम करना शुरू कर देता है। गूगल का रैंक ब्रेन एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, ठीक है। अगर आप कहो तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन रैंक ब्रेन एल्गोरिथम ये चेक करता है कि कौन सा बंदा कितनी देर तक आपकी वेबसाइट पर रहता है। कीवर्ड ये सब पुरानी बातें हो चुकी है, आज की डेट में कीवर्ड और इन सब चीजों का इतना ज्यादा वो रहा नहीं है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आपके ब्लॉग पोस्ट पर टाइम देंगे, ज्यादा टाइम तक रुकेंगे, तो आपकी रैंकिंग बढ़ेगी, ठीक है। ये होता है रैंक ब्रेन एल्गोरिथम, ये चीज को चेक करता है। तो अगर आप अपने यूजर्स को रोक पाए अपने वेब पेज पे, तो ये आपका टैलेंट है। और आप कैसे रोकोगे? आप एक वीडियो को एम्बेड करके रोक सकते हो वहां पर, ठीक है। अगर आप अपने वेबसाइट पे खुद से एक अलग से एक वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो वो एक अलग बात है, आप कर सकते हो ये चीज। लेकिन मैं कहता हूँ कि क्यों लोड क्यों बढ़ाना अपने सर्वर पे, जब हमारे पास यूट्यूब का ऑप्शन है, हम एम्बेड कर सकते हैं, तो लोड क्यों बढ़ाना? अब एम्बेड करने में भी हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। या तो आप अपने खुद के वीडियो बनाओ और एम्बेड करो, इससे क्या होगा कि आपका फेस पॉपुलर होगा, आपका यूट्यूब चैनल भी अच्छा चलेगा, यहाँ से भी आपको व्यूज मिलेंगे, यूट्यूब से भी आपको व्यू मिलेंगे, यूट्यूब से आपकी अलग अर्निंग होगी, ब्लॉग से आपकी अलग अर्निंग होगी। तो मतलब आप अपना खुद का ब्लॉग पोस्ट के साथ साथ अपना खुद का वीडियो भी एम्बेड कर सकते हो। अब आपको लगता है कि नहीं मैं वीडियो बनाने में अच्छा नहीं हूं, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो ब्लॉग पोस्ट ही लिखूंगा, तो ऐसे में आप दूसरों का वीडियो एम्बेड कर दो, ठीक है। अब उनके वीडियो को भी वॉच टाइम मिल रहा है इससे,
आपके ब्लॉग पोस्ट पे लोग ज़्यादा देर तक रुक भी रहे हैं, तो आपका भी काम हो रहा है, उस बंदे का भी काम हो रहा है, दुनिया का भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा, आपकी बाउंस रेट कम हो जाएगी। बाउंस रेट मतलब जितने ज़्यादा देर तक लोग आपकी वेबसाइट पर रुकते हैं उतना ही आपकी बाउंस रेट नीचे जाती है। तो आपको भी वॉच टाइम मिल रहा है, उस बंदे को भी वॉच टाइम मिल रहा है, दोनों का भला हो जाएगा और आपकी मेहनत कम हो जाएगी। खुद का बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं यही हमेशा कहता हूँ, दूसरे का कंटेंट कहीं भी यूज़ मत करो। उस बंदे को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसको व्यू मिल रहा है, उसको वॉच टाइम मिल रहा है, उसकी अर्निंग हो रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी आप इसे यूज़ करोगे, आपको कोई कॉपीराइट नहीं देने वाला। लेकिन खुद का यूज़ करो तो सारा फायदा जो उसको मिल रहा है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइस इसके बाद जो 8th पॉइंट होता है वो ये है कि ब्लॉग पोस्ट को एक इस तरीके से लिखो कि लोग उसके अंदर एंगेज्ड रहे, ठीक है। लोगों को बीच बीच में कुछ ना कुछ आप देते रहो, कोई पोल दो या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देते रहो जिससे लोग एंगेज रहे, उनको ऐसा नहीं लगे कि हाँ बोर हो रहे हैं, हमें कुछ मतलब उनको कुछ एक ऑप्शन दो कि वो भी कुछ कर पाए उसमें। जैसे वीडियो के अंदर क्या होता है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें उनके पास होता है। आप कुछ पोल्स वगैरह का ऑप्शन दो उन्हें एक MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दो, उसके अंदर जो वो फिल करेंगे तो पोल दे दो, उनको देगा यार, ठीक है। वो सारी चीजें आपकी वेबसाइट के लिए एंगेजमेंट होगी और उन लोगों के लिए भी वो चीजें एंगेजमेंट होगी, ठीक है। ये आप कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और चीज है कि जब आप एक ब्लॉग पोस्ट को बनाओ, सबसे ऊपर आपका एक इंडेक्स होना चाहिए उस ब्लॉग पोस्ट में। इंडेक्स से मेरा कहने का मतलब ये है, जो जो टॉपिक्स आप नीचे कवर करने वाले हो उन टॉपिक्स का एक इंडेक्स बनाओ, और जैसे ही उस टॉपिक पे कोई क्लिक करे सीधे उस पेज के उस पॉइंट पे पहुंच जाए जहां पे उन्हें पढ़ना हो। जो अननेसेसरी चीजें जो उन लोगों को नहीं चाहिए वो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली इंडेक्स पर क्लिक करेंगे और उस जगह पहुंच जाएंगे जहां उन्हें पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज रहती है क्योंकि यूजर्स को बहुत अच्छा लगता है ये चीज। अगर उन्हें कोई इंडेक्स मिल जाए, जैसे हमें कोई किताब होती है, किताब में 12 चैप्टर्स है, अपन को 8वां चैप्टर पढ़ना है, तो अपन क्या करते हैं, कौन से पेज नंबर पर है वो 8वां चैप्टर, हम चेक कर लेते हैं और सीधे उस 8वें चैप्टर पे जाते हैं। हम 6 शुरू से 1 से लेके 7 चैप्टर तक पढ़ने के बाद थोड़ी 8वें चैप्टर पे जाते हैं, हम सीधे इंडेक्स लेके पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम उस पेज के ऊपर एक इंडेक्स दे दें और उस टॉपिक में जैसे ही वो क्लिक करता है वो बंदा, वो सीधे 7वें पॉइंट पे पहुंच जाएगा और वहां पर जो भी लिखा हुआ वो पढ़ के निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें अननेसेसरी उनका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको 7वां पॉइंट जो पढ़ाना है वो आपको पढ़ा भी दोगे, आपको भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी, क्योंकि अगर उनको ऊपर नहीं मिली चीजें तो वो वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे, वो बिल्कुल पढ़े बिना छोड़ के जाए। इससे अच्छा तो ये कि वो अपने काम की चीज तो पढ़े कम से कम। तो इस चीज पर आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद गाइस आता है SEO, ठीक है। SEO तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि अब SEO एक ऐसी चीज है जिसमें आपको हर एक चीज का ध्यान रखना। कुछ चीज तो मैंने अभी आपको कवर कर दी, जैसे कि H1 टैग एक बार आता है, H1 टैग के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए। SU टैग में आपका LSI कीवर्ड्स डालना है आपको, और अपने कंटेंट के बीच में भी आपको LSI कीवर्ड्स यूज करना है, और जो LSI कीवर्ड्स उसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज आपको करनी है। URL आपका यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, वहां पर URL के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। टाइटल के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए ताकि जब भी फैव आइकन के पास आपका जब टाइटल आएगा उसके अंदर आपका कीवर्ड दिखना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि हाँ रेलिवेंट है ये आर्टिकल, ये सारी चीज। और इमेजेस के अंदर आपको ऑल्ट एट्रीब्यूट डालना बिल्कुल ही मत भूलना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, कैप्शन डालना है, सब कुछ आपको डालना है, क्योंकि काफी सारे लोग मिस कर जाते हैं कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, काफी सारे लोग मिस कर जाते हैं। तो जो लोग मिस कर जाते हैं ना, उन लोगों के ऊपर अपना एक बेनिफिट रहता है कि मतलब उन लोगों ने मिस किया, हम फिल करेंगे, तो तब जाके हम कहीं दूसरों से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज के डेट में इतना तो हमें करना होता है, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो इतना तो करना है जितना दुनिया कर रही है। दुनिया जितना कर रही है उससे थोड़ा सा ऊपर आप करोगे, तब जाके आप उनसे आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑलमोस्ट मतलब मैंने एक अच्छे आर्टिकल में जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इनमें इसके अंदर था वो है इन्फोग्राफिक्स। गाइस ब्लॉग पोस्ट के लिए आज के डेट में इन्फोग्राफिक्स से ज़्यादा इफेक्टिव कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही मज़ा आता है उसको पढ़ने में। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स ऐसे पढ़े हैं, मैंने ब्रांडिंग के ऐसे आर्टिकल्स पढ़े हैं, SEO ऑप्टिमाइजेशन का, उनको जो वन पेज ऑप्टिमाइजेशन इसका जो आर्टिकल था उनका, उसके अंदर इन्फोग्राफिक्स था। उस इन्फोग्राफिक आज भी मेरे माइंड में जैसे कि वो इन्फोग्राफिक्स एक तरह से प्रिंटेड है। मैं आज जब सोचता हूँ ना, मुझे वो इन्फोग्राफिक्स अभी भी याद आता है, जबकि मुझे पढ़े हुए 4 साल हो चुके हैं उस आर्टिकल को पढ़े हुए, आज भी मुझे वो इन्फोग्राफिक्स याद आ रहा है, ठीक है। उसी के अंदर मैंने देखा था 1980 वर्ड्स लिखा हुआ उन्होंने, एक आर्टिकल को रैंक कराने के लिए इतना वर्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती हैं, इन सब चीजों का आप ध्यान रख के चलोगे तो आप एक अच्छा खासा ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो। और ये चीज हर ब्लॉग पोस्ट के साथ करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, एक टॉपिक पे ब्लॉग पोस्ट एक साल में एक ही बार बनता है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको दोबारा जिंदगी में अपन को कभी बनाना ही नहीं होता है, क्योंकि कुछ अपडेशन उसमें होता ही नहीं है, ठीक है। अब गूगल अपने एल्गोरिथम को अपडेट करता रहता है, तो चीजें हमारी अपडेट होती रहती है, ठीक है। अगर मैं गूगल एडवर्ड्स पर मैं वीडियो बनाता हूँ, हर साल एक नया वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि
इंटरफेस चेंज हो जाता है, इंटरफेस चेंज होते ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं हर साल एक नया वीडियो बनाता हूँ। लेकिन ऐसा हर बार हो जरूरी नहीं है, इसलिए तो पहली बार जब आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो उस पर पूरी मेहनत करो, जितना लंबा हो सके उतना लंबा लिखो। अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1980 वर्ड्स में रोकना है, आप उससे ऊपर लिख सकते हो, ठीक है, 3000 वर्ड्स पे लिखना 3000 वर्ड्स का लिखो, लेकिन जितना ज्यादा लंबा हो सके उतना ज्यादा लंबा रखो। इससे आपका बहुत सारी चीजें इसमें सुधरती है। आप योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज कर सकते हो वर्डप्रेस में, तब आप समझ जाओगे जितना आपका लंबा आर्टिकल रहेगा उतना ही आपका एसईओ बेटर होता जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखे हुए आप आर्टिकल लिखते रहो, आपका आर्टिकल रैंक भी होगा, आपके अर्निंग भी शुरू हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, एडसेंस अप्रूवल भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। नहीं तो क्या है कि आप शुरू से ध्यान नहीं रखोगे तो बाद में जब एक बार एडसेंस डिसअप्रूव हो जाए उसके बाद आप दोबारा फिर ये सब करोगे तो यार आपको पुराने आर्टिकल्स पे काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत हो जाएगी। तो अभी से आप ये चीज शुरू से ही इस चीज को मानते हुए चलो, ये सारी चीज आपको करना है, ये करते हुए चलो। आप थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन पहली बार में आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है, और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर जरूर दूंगा। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।